तहरीक इंसाफ ने बजट पेश करने के मौके पर भी शदीद एहतजाज किया था और इसे हुकूमत के बजाय IMF का बजट कहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने 3 दिन पहले जियो पाकिस्तान हमारे ही शो में कहा था कि इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं, मखसूस तबके ही को फ़ायदा पहुँचाया गया है। मैं बतौर मईशत का तालिब इल्म जो है कहूँगा कि वफाकी बजट जो है उसमें अक्सरियत के लिए, जो पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम है और वो अक्सरियत जो गरीब मुतवसत या जो कम सतह में जिनकी आमदनी है उसके लिए कुछ भी नहीं था। और अक़लियत के लिए जो है उसमें कुछ जिसे कहते हैं रिलीफ था, और वो अक़लियत को भी वो रिलीफ दिए जो इसी हुकूमत ने अपने साबिक बजट में जो है उन पे इजाफी बोझ डाला था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जो बोझ इन पे डाला था उसको जो है आप उसका तसलसल रखते। मैं ये कहूँगा कि आपने क्या मैसेज दिया कि आपने जो है जो अशराफिया तो नहीं कहूँगा, जो थोड़े से जो है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए आपने इस बजट में जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और उससे तासुर देने की कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान को इसका फायदा हुआ है, तो वो नहीं है। और उनको क्यों फायदा मिला? क्योंकि उनकी पहुंच है, उनकी आवाज है, वो खुद भी टीवी पे बैठते हैं, तो वो वफाकी हुकूमत ने उनको कैटर कर दिया। अब हुकूमत का ये दावा है हमा जी कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। हुकूमत ने बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने का वादा पूरा किया। बजट से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम हुआ। बजट के नतीजे में मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी में कमी आएगी, ये हुकूमत कह रही है। खित्ते के हालात में बेहतरी आ रही है, चलें वो तो आ रही है, अल्लाह करे आती रहे। माशी इस्तेहकाम के समरात अब आम आदमी तक पहुँचेंगे। तो ये भी एक होप ही हुई ना। हाँ जी, मतलब ये हो जाएगा। लेकिन जाहिर है अब 2-4 रोज से तो ये सवाल जरूर किया जा रहा है अवाम की तरफ से कि जिस इंथुजियाज्म के साथ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई थी, उस इंथुजियाज्म के साथ नीचे भी आनी चाहिए, ताकि ये तो फौरी रिलीफ है ना जो वैसे यू नो दैट वुड हेल्प देयर कॉज आल्सो। ये हुकूमत को इससे बड़ी मदद मिलेगी, बिकॉज अगर आपका काम है कि अवाम को कुछ दे के थोड़ा सा सेटिस्फाई ही कराना है या आई एम सॉरी चुप कराना है, दैट वुड बी अ गुड वे टू गो अबाउट इट, डू इट। जी, राना एहसान अफजल साहब से ही पूछ लेते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब चलिए सबसे पहले तो आवाम का ये सवाल ही रख लेते हैं आपके सामने। आवाम भी कहते हैं कि जिस तरह आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और हमने तेल की कीमतें उस तरह से बढ़ने से पहले बढ़ा दी थी और आवाम ने बड़ा सफ़र किया है, एंड वी होप एंड हम यकीन रखते हैं कि हुकूमत को भी इस बात का इदराक है, अंदाज़ा है। सो इट्स टाइम कि आप रिलीफ दें और उसी स्पीड से रिलीफ दें, रिवाइज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कमिटमेंट थी कि जैसे ही आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो उतनी ही तेज़ी से रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा। तो रेस्ट एश्योर्ड ये होगा, और वीकली रिवीजन है और वीक के इख्तिताम के अंदर इंशाल्लाह ताला खुशखबरी होगी अवाम के लिए। और देखें, ये तो हमारा पहले दिन से यही हम कह रहे थे कि जो हमने तो जब प्राइसेस बढ़ी भी तो पहली पास ऑन की, फिर हमने टोटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि अवाम की तरफ बोझ ना आए। हमने सब्सिडी दी, सब्सिडाइज किया, जो मुमकिन तौर पे हम जितना एफर्ट कर सकते थे, PSDP को कट किया। लेकिन अब जब ये रिवर्स है तो रेस्ट एश्योर्ड कि ये कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पूरी करेंगे। अच्छा जी, वीक के इख्तिताम तक आपने कहा कि कमिटमेंट पूरी होगी और मज़ीद कमी आएगी। अब ये बताइएगा, चाहे वो आपके इत्तेहादी हों वफाक में बैठे हुए या फिर अपोजिशन जमात हो जिसके लिए वैसे ही बड़ी मुश्किलात हैं, वो ये कह रहे हैं कि अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, अशराफिया के लिए है। सो आपको लगता है कि इन हालात में मौजूदा बजट में यही हो सकता था जो हुआ है? नहीं, देखें, ये क्योंकि जो हमारे इत्तेहादी भी हैं कुछ, वो अगर काबीना में नहीं है तो वो समझते हैं कि अगर वो तनकीद नहीं करेंगे तो उनका जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो मुकम्मल नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान में इकोनॉमिक मसाइल बहुत सारे हैं। ये दुरुस्त है कि जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उस तेज़ी से हमें वसाइल क्रिएट करने की ज़रूरत है, और हमारा मुल्क 4 साल पहले डिफ़ॉल्ट के दहाने में था, आज हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो तनकीद आप बहुत सारे एरियाज़ में कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपका 50 से 60% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो तो लाइफलाइन कंज्यूमर है, वो 200 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
और वो सब्सिडी कंटिन्यू की जा रही तो है। फिर आबादी वाला पॉइंट मुस्तफा कमाल साहब का बड़ा वैलिड है। अगर सूबों को आबादी के तनासब से पैसे मिलेंगे तो कौन सा सूबा कोशिश करेगा एक्चुअली इन रियलिटी के आबादी में कमी आए, जो कि पाकिस्तान का बड़ा मसला है। सो क्या इसको इस तरह से वाकई रिव्यू किया जा सकता है कि 50% तो आबादी के हिसाब से मिले, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज जो इसलिए भी हो कि आबादी कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस पर आपका एक कोटा मुख्तस होगा, मतलब ये ऑलमोस्ट इंसेंटिव हो जाए। देखिए, मैं ये तो NFC अवार्ड्स के ऊपर जब दोबारा बातचीत होगी तो मैं आपके इस पॉइंट को सेकंड करता हूँ कि ये प्रोविंसेस को इसके ऊपर काम करने की बेहद ज़रूरत है आबादी के ऊपर, क्योंकि ये उनकी डोमेन है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। उसको इंसेंटिवाइज कैसे करना है या उनको अकाउंटेबल कैसे रखना है, जिस तरह आपने एक मिसाल दी, ये ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। तभी हमारी आबादी की शरह 2.6 2.5 के दरमियान के अंदर है, जो कि इस खित्ते के अंदर इट इज द हाईएस्ट एंड वी नीड टू लुक आफ्टर इट। देखें, ये जो बजट है, आप ये कहते हैं कि ये आम आदमी के लिए नहीं है। अगर हमारे इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो हम उसी बूम बस्ट साइकिल के अंदर के लो ग्रोथ के अंदर हम बैठे रहेंगे। तो अगर हमने एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज किया है तो उससे अगर जॉब क्रिएशन होती है, उससे अगर एक्सपोर्टर्स री इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं तो एक आम आदमी को ही नौकरी मिलेगी ना उससे। अगर प्रॉपर्टी सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी आती है जिससे 40 इंडस्ट्रीज जो है वो लिंक्ड हैं और उसके अंदर कोई बेहतरी आती है, तो वो आम आदमी को ही वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा ना, जब उसको जॉब्स मिलेंगी। अगर हमने बिस्क को 17% से बढ़ाया है तो वो तो सबसे गरीब तरीन आदमी के लिए बिस्क का प्रोग्राम है जिसमें 17% इजाफा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारे इकदाम जो हमने लिए हैं, अगर हमने सैलरीड क्लास को रिलीफ दी है उसके टैक्सेशन के अंदर और उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकता है, उससे इकोनॉमी के अंदर मजीद तेजी आएगी। तो ये सारा ट्रिकल डाउन करके जब मईशत आगे चलेगी तेजी से तो आम आदमी को ही फर्क आएगा। अब अच्छा राना साहब, फिर आपको आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इवन इत्तेहादी भी यही कर रहे हैं। चलिए, अगर आपकी मुखालिफ पार्टी हो PTI, फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको लगता है कि वो तनकीद करे, लेकिन MQM का ये कहना, पीपल्स पार्टी का ये कहना, दे सीम टू बी वेरी यूनाइटेड ऑन दैट कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो सकती। नहीं, देखें, ये बजट ऐसा टाइम होता है कि सारे जो आपके पार्टनर्स भी हैं वो भी अपना अपना वो इश्यूज रेज करते हैं, वैलिड इश्यूज रेज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन चूंकि वो आपके इत्तेहादी हैं तो उससे पहले, बजट पेश करने से पहले कोई बातचीत, कंसल्टेशन, गेटिंग गुड आइडियाज आप अपने इत्तेहादियों से, ये सब कुछ होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं? नहीं, आपके सामने था कि कंसल्टेशन पीपल्स पार्टी से भी हुई, कंसल्टेशन MQM से भी हुई, कंसल्टेशन जो है सारे जो पार्टनर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनसे मिले, दीगर मीटिंग्स के अंदर भी वो हैं, कुछ तो पार्टनर्स हमारे कैबिनेट में भी हैं। तो जो भी कार्रवाई होती है वो कैबिनेट में भी देखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर उनके कोई पॉइंट्स हैं, वैलिड हैं, तो ये टाइम है ही डिबेट के। अच्छा राना साहब, कितनी एक्चुअली बजट के मामले पे डिबेट होती है अंदर, ये जो बजट की 2-3 कितनी बजट के मामले पे डिबेट होती है और अवामी इश्यूज पे भी बात होती है, और कितना फीसद पॉलिटिकल लेवरेज के तौर पर इसको पास कराना इस्तेमाल किया जाता है? के आते हैं, बड़े वैलिड पॉइंट्स उनके होते हैं, और जो कायमा कमेटीज़ हैं फाइनेंस के ऊपर, वहाँ भी जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिनके लिए बजट के अंदर कोई चेंजेस हैं वो भी आके मिलते हैं, और ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। दरमियान में पॉलिटिकल स्पीचेस भी होती हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आवाज़ उठाते हैं कि जी हमने तो ये कहा, हमने तो वो कहा, हमने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डिबेट बिल्कुल होती है पार्लियामेंट में, और कायमा कमेटीज़ में एक शिक को पढ़ा जाता है, एक जो फाइनेंस बिल का हिस्सा है उसको पढ़ के उसके ऊपर बहस होती है। ये सारा अच्छा राना साहब, एक थॉरो प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल है तरक्याती बजट को बढ़ाना भी इन हालात में जो नज़र भी आया, या उसको सस्टेन भी कर पाना। लेकिन एक इशू बड़ा पर्टेनिंग है पर्टिकुलरली सिंध में जो लोग बसते हैं और पंजाब में भी बसने वालों के लिए, क्योंकि हमारा पोर्ट यहाँ पे है, बाकी मुल्क की पूरी तहसील उधर से उधर, इधर से उधर होनी है, एंड देयर इज नो वाटरवे बिटवीन सक्खर एंड मुल्तान। सो
सक्कर टू हैदराबाद। सो क्या है अब आगे इसका इस सिलसिले में? सक्कर टू कराची हाँ, actually। हैदराबाद कराची जो हाँ। मोटरवे है उसको कहते तो हैं, लेकिन वो किस लेवल का मोटरवे उसको था? ओके, उस पे क्या, क्योंकि उस पे भी था कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इस बारे में आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं इस बजट से पहले। देखिए उसके लिए फंड्स एलोकेट किए गए, एग्जैक्ट फिगर अब मुझे याद नहीं है, बट दे आर इन बिलियंस, देयर इज अ साइजेबल। ऑब्वियसली देखें, इसमें हुकूमत ने कोई दिन नहीं छोड़ा कि हम कोशिश करें कि ये पीपीपी प्राइवेट पीपीपी मोड के अंदर हो जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हो जाए। उसके लिए हमने कोशिश की, हम इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तलाश कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे मुल्कों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ इसके हवाले से मुलाकात हुई। ऑब्वियसली देखें, चैलेंज ये है कि आपकी पीएसडीपी का थ्रो फॉरवर्ड 10-11 साल का है, जिसका मतलब है कि इतने उसके अंदर प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं कि अगर आप 10-11 साल तक ये एलोकेशन करते रहें तो तब वो जाके कहीं मुकम्मल होंगे। डिमांड 4 ट्रिलियन की थी, एलोकेट 1 ट्रिलियन हुआ है, तो उसके अंदर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप फोकस करके चीज़ों को वो करते हैं। और इसके अंदर फंड एलोकेट हो चुके हैं ये सक्खर और कराची मोटरवे के, हैदराबाद मोटरवे के लिए। लेकिन इसके लिए हम पीपीपी मोड में और इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट मिल जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो। चलिए, उम्मीद पे तो दुनिया बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब।